हेलो फ्रेंड्स, ये एपिसोड मेरे प्यारे 2 सब्सक्राइबर के लिए है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। आदित्य पहले तो हैरान हुए क्योंकि माया उनकी फिक्र कर रही थी। वो माया जो बिना मतलब के बोलती भी नहीं है। आदित्य जी बोले, बस थोड़ा सा ही है ये, करके फिर रूम में सोने के लिए ही जा रहा हूँ। माया बोली, नहीं नहीं अंकल, चलिए उठिए, जाइए सोने, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। सबसे पहले हेल्थ, ये सब माया बहुत प्यार और हक से कह रही थी। इतना प्यार और इतना हक देखकर आदित्य जी बहुत हैरान थे, क्योंकि वो माया के नेचर को अच्छे से पहचान गए थे। बिना ज़रूरत के बोलना नहीं, फालतू बात करना नहीं, और किसी की केयर तो कोई मर ही क्यों न जाए तब भी नहीं। किसी के नेचर को जानने में कई सालों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में ही काफ़ी होता है, क्योंकि हर इंसान अच्छा या बुरा होने की एक्टिंग थोड़ी देर तक ही कर पाता है, बहुत लंबे समय तक नहीं, क्योंकि नेचर वो चीज़ है जो बाहर आ ही जाती है। और आदित्य जी जो एक बिजनेसमैन थे, लोगों को तो वो चुटकियों में पहचान जाते थे। आदित्य जी तो हैरान थे ही, लेकिन कोई और भी हैरान था, और वो था निखिल। निखिल माया को परेशान कर अपने रूम में जाकर ऑफिस का काम करने बैठ गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगने लगी। वो पानी का जग लेकर नीचे आ रहा था, तभी उसने माया को कमरे में जाते हुए देखा। निखिल अच्छे से जानता था कि अभी उस रूम में आदित्य जी ऑफिस का काम कर रहे होंगे। वैसे तो आदित्य जी को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि निखिल ऑफिस का सारा काम संभाल लेता था, लेकिन आदित्य जी ने बचपन से ही काम किया है। वो भला शांति से कहाँ घर बैठने वाले थे। आदित्य जी मानते थे कि वो अभी इतने ओल्ड नहीं हुए कि घर पर बैठ जाएं, और वैसे भी काम करने से उनका माइंड भी फ्रेश रहता है और शरीर भी ठीक रहता है। तभी निखिल दरवाजे के पास ऐसे खड़ा हो गया कि माया को दिखाई न दे, लेकिन माया का इतना प्यार और केयर देखकर वो भी शॉक में था। लोगों को पहचानना निखिल के खून में था। वो एक तो आदित्य का बेटा था और दूसरा बिजनेसमैन। वो अच्छे से माया का नेचर जान चुका था। निखिल को अगर किसी का नेचर जानना हो तो वो बस 10-15 मिनट उस इंसान के साथ बैठकर सब समझ जाता था। तभी माया बोली, अंकल, आप मुझे सुन रहे हैं? आदित्य और निखिल तब सोच से बाहर आए। माया सब फाइल पूरे हक से बंद करती बोली, चलो अंकल, जाओ सोने। और फिर मस्ती में कहा, आंटी आपकी राह देख रही होंगी। आदित्य जी उठ गए और वो और माया रूम के बाहर आने लगे। तभी दोनों की नज़र निखिल पर पड़ी। निखिल के हाथ में जग था। ऐसा नहीं था कि निखिल को एक पानी पीने के लिए नीचे आने की ज़रूरत थी, क्योंकि निखिल की एक आवाज़ पर घर के नौकर पानी लेकर आ सकते थे। पर निखिल के रूम में किसी नौकर के जाने से सख्त मना थी। कोई भी उसके रूम में नहीं जाता। इनफैक्ट तीसरे माले पर कोई नौकर नहीं जा सकता था। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, कोई कुछ नहीं बोला। निखिल और उसके डैड की आपस में नहीं बनती थी, और माया तो निखिल पर बहुत गुस्सा थी। आखिर माया मतलब डार्क क्वीन जिसे सब कांपते हैं, उसे ये इंसान चुड़ैल बोलकर गया था। वो तो बस आदित्य जी के कारण कुछ नहीं बोल रही थी। बाकी माया तो मन ही मन बोली, अगर अंकल जी न होते तो तुझे इतना सुनाती कि कान से खून आ जाता। मुझे चुड़ैल बोला, इसका बदला लेकर रहूंगी ड्रैगन तुझसे। तभी आदित्य जी बोले, माया बेटा, बहुत रात हो चुकी है, हमें सोने के लिए जाना चाहिए। माया ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर निखिल को वहां अकेला छोड़ दोनों अपने अपने रूम की ओर चले गए। निखिल उन लोगों को जाते हुए घूर घूर कर देखने लगा और बोला, अरे मैं तो कोई खंभा हूं जिसे सब इग्नोर करके जा रहे हैं। फिर वो भी बॉटल में पानी भरने किचन की ओर चला गया। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। निखिल को अब ये एहसास होने लगा था कि माया में कुछ तो बात है जो उसे माया की ओर खींच रही है, लेकिन वो इन सभी बातों को झटक कर अपना काम करने लगता था। अब तो माया ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि जब वो ऑफिस में हो या फिर घर में, उसे माया को देखने की तलब हो जाती। जब वो शांत बैठा होता तो उसके दिमाग में बस माया ही घूमती रहती। लेकिन हर बार निखिल इस सबको ये कहकर झटक देता कि वो लड़की अजीब है, इसीलिए बार बार मेरा ध्यान उस पर चला जाता है। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौटा, उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि माया को देखने को मिलेगा, लेकिन दिमाग उसके दिल को डांट रहा था। तभी वो अपने कमरे में फ्रेश हो गया। आज निखिल को देर हो गई थी, इसलिए प्रिया जी उसका खाना लेकर उसके कमरे में ही आ गईं। प्रिया जी को निखिल से किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी तीसरी मंजिल पर जाने के लिए, वो तो निखिल की माँ थीं। तभी निखिल के कमरे में दस्तक हुई। निखिल ने दरवाज़ा खोला और कहा, मॉम, आप क्यों खाना लेकर आईं? मैं नीचे ही आ रहा था। प्रिया जी मुस्कुराकर बोलीं, क्यों, अब मैं भी तेरे कमरे में नहीं आ सकती? निखिल उन्हें सोफे पर बैठाते हुए बोला, नहीं माँ, आप मुझसे क्यों इजाज़त लेंगी? आप तो कभी भी मेरे कमरे में आ सकती हैं।
असल में प्रिया जी निखिल के कमरे में उसे ये समझाने आई थीं कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, किसी को अपना दिल दे, अपना साथी बनाए। प्रिया जी ने बात धीरे से छेड़ी क्योंकि उन्हें पता था कि निखिल को शादी के लिए मनाना कितना मुश्किल है। उन्होंने कहा, निखिल बेटा, तूने शादी के बारे में क्या सोचा? जैसे ही निखिल ने शादी की बात सुनी, उसके सामने अचानक माया का चेहरा आ गया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसकी माँ उसके जवाब का इंतजार कर रही हैं। वो बोला, अच्छा तो आप इसीलिए खाना लेकर आई हैं? प्रिया जी मुस्कराईं और बोलीं, नहीं नहीं, लेकिन अब ये सही समय है शादी का, इसी उम्र में तेरी शादी हो जानी चाहिए। निखिल बोला, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। प्रिया जी प्यार से बोलीं, बेटा अपने दिल की सुन, दिमाग की नहीं। शादी दिल का मामला है, दिमाग का नहीं। वो आगे बोलीं, शादी की बात किसी को दिल देने की बात होती है, अपना बनाने की बात होती है। तू निखिल बनकर सोच, न कि बिजनेस टाइकून निखिल ओबेरॉय बनकर। ऐसी लड़की से शादी कर जो तुझे समझे, तेरे गुस्से को शांत करे, जिंदगी भर तुझसे हाथ में हाथ डालकर हर रास्ते पर चले। कभी कभी हमें किसी को एक ही बार देखते ही प्यार हो जाता है, वो हमें आकर्षक लगने लगता है। हम बार बार उसके पास जाना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसी को प्यार कहते हैं। प्रिया जी ने ये सारी बातें माया के लिए कही थीं ताकि निखिल अपनी फीलिंग्स समझ सके कि वो माया के लिए क्या महसूस करता है। निखिल फिर से माया की यादों में खो गया, लेकिन तभी प्रिया जी ने उसे हाथ से हिलाकर कहा, तू सुन तो रहा है ना? निखिल यादों से बाहर आया और बोला, मॉम मुझे अभी शादी नहीं करनी। प्रिया जी आगे कुछ नहीं बोल पाईं, वो निखिल को अच्छे से जानती थीं। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, अब मैं ये बात नहीं करूंगी, चल तू खाना खा, मैं तेरे लिए एक चीज़ लाई हूँ। निखिल बोला, क्या मॉम? प्रिया जी बोलीं, गाजर का हलवा तुझे बहुत पसंद है ना? निखिल मुस्कराते हुए बोला, मुझे पसंद इसीलिए है क्योंकि आप अपने हाथों से बनाती हो। प्रिया जी ने प्यार से निखिल के बाल सहलाए और हलवा लेने चली गईं। थोड़ी देर बाद निखिल पर्सनल हॉल की ओर चल पड़ा। वो इसलिए वहां जा रहा था ताकि माया को देख सके, उससे मिल सके। दिल से यही आवाज़ आ रही थी, लेकिन दिमाग कहता था, निखिल तू माया के लिए नहीं, अपने काम के लिए हॉल में बैठा है। काफ़ी देर हो गई, लेकिन माया नहीं दिखी। वो बार बार माया के रूम के पास के दरवाजे की ओर देख रहा था। चाहे दिमाग जो भी बहाना बना ले, पर निखिल तो पहली नज़र में माया पर अपना दिल हार चुका था। निखिल थोड़ी देर और खड़ा रहा, पर माया नहीं दिखी। तभी वो सोचने लगा, आज सुबह भी डाइनिंग टेबल पर नहीं दिखी, रात को भी नहीं, और अब भी नहीं दिख रही। असल में निखिल और माया की मुलाकात बस डाइनिंग टेबल पर ही होती थी। बाकी जब रात में सब सो जाते तो माया कभी झूला खाने तो कभी गार्डन में टहलने चली जाती। निखिल ये बात अच्छे से जान चुका था। कई बार जब वो पर्सनल हॉल में काम करता तो माया अपने कमरे से बाहर निकलती दिखती, और जैसे ही निखिल माया को बाहर निकलते देखता, वो उसके पीछे पीछे चला जाता और उसे छिपकर देखता रहता। पर जब से निखिल ने माया को चुड़ैल कहा था, तब से वे आमने सामने मिल ही नहीं पा रहे थे। अगर रात को झूले पर या गार्डन में टहलते समय माया निखिल को देख लेती तो निखिल उसे क्या कहता, इसी डर से वो उसके सामने नहीं जाता। निखिल नहीं जानता था कि भले ही वो खुद को ये कहकर मना रहा था कि रात को मुझे काम है, लेकिन जब से माया आई थी तब से वो बस माया को देखने और काम के बहाने पर्सनल हॉल में बैठा रहता ताकि बस एक बार माया को देख सके। अगली सुबह निखिल ऑफिस के लिए निकल रहा था। नीचे आते समय उसने आरोही, स्वाति और विवान को कॉलेज जाते हुए देखा तो निखिल को लगा कि माया भी कॉलेज जाने के लिए ज़रूर आएगी। इसीलिए निखिल धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसने देखा कि विवान, आरोही और स्वाति तो निकल गए, पर माया अब तक नहीं आई थी। इसी बीच सुहानी भी बाहर चली गई, पर माया का अब तक कोई अता पता नहीं था। निखिल अनजाने में ही माया के कमरे की ओर देखने लगा, मानो अभी माया बाहर आएगी। तभी प्रिया जी ने निखिल की ओर देखा और उसकी आंखों का पीछा किया। फिर प्रिया जी बोलीं, लगता है किसी को किसी की याद आ रही है। निखिल ये सुनकर झेंप गया, क्योंकि प्रिया जी ने ये बात जोर से कही थी और नीचे हॉल में सब लोग मौजूद थे, दादाजी, दादी जी, अनुराधा जी, कबीर, आदित्य जी। निखिल जल्दी से बोला, मैं किसी को याद नहीं कर रहा। प्रिया जी ने मुस्कराते हुए कहा, अरे मैं तो अनुराधा को कह रही थी। भाई साहब, अनुराग बाहर गए हैं काम के लिए। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन तू बोल पड़ा कि मैं किसी को याद नहीं कर रहा था। इसका मतलब तू भी किसी को याद कर रहा था। निखिल हड़बड़ाकर बोला, मेरा मतलब था कि मैं चाचा को याद कर रहा था। प्रिया जी बोली, तो ठीक है। निखिल को अब एक पल भी रुकना सही नहीं लगा, तो वो तुरंत कबीर के साथ बाहर निकल गया। प्रिया जी निखिल की ये हालत देखकर हंसने लगीं, लेकिन दादाजी सब कुछ नोटिस कर रहे थे।
उन्होंने निखिल को माया के कमरे की ओर देखते हुए भी देखा था। दादाजी धीरे धीरे सब समझ रहे थे। यहाँ एक कमरे में एक आदमी को जंजीरों से लटकाया गया था। एक अन्य आदमी उस पर कोड़े बरसा रहा था। जो इंसान जंजीरों में बंधा हुआ था वो चिल्ला रहा था। इसी दौरान एक खंडहर जैसी जगह पर एक काली कार आकर रुकी। पहले वीरांशु निकला और पीछे का गेट खोल दिया। पीछे से एक शख्स बाहर आया। वो पूरी तरह से काले कपड़ों में था। काली पैंट, काली टी शर्ट, काला लॉन्ग कोट, चेहरे पर काला मास्क, काले सन ग्लासेस, हाथों में काले दस्ताने, पैरों में काले सैंडल। पूरी तरह से काले कपड़ों से ढका हुआ, उसका एक बाल तक नहीं दिख रहा था। वो शख्स चलकर अंदर गया और एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वीरांशु ने दरवाजे पर पासवर्ड डाला और वो दरवाज़ा खुल गया। उस दरवाजे के अंदर से बहुत चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी वो शख्स जंजीरों में बंधे आदमी के पास गया। वीरांशु ने एक कुर्सी लाकर रख दी। वो आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया। सूर्या, जो जंजीरों में बंधे इंसान को बुरी तरह मार रहा था, उस कुर्सी पर बैठे शख्स को सिर झुकाकर इज्जत दे रहा था। जंजीरों में बंधा आदमी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा था। सूर्या ने उसे इतना मारा था कि वो ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा खून से सना हुआ था। वह आदमी बोला, डार्क क्वीन, आखिरकार तुम आ गई। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। ये जो मुझे टॉर्चर कर रहा है वो मेरे लिए कुछ नहीं है, और वैसे भी हमारी दुनिया में ये सब तो चलता ही रहता है। वो आदमी बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। कुछ शब्द वो हकला कर बोल रहा था। वो बोला, मैंने तो सुना था डार्क क्वीन ऐसी है वैसी है, लेकिन मैंने सोचा था तू बहुत भयानक होगी, पर तू मेरी सोच पर खरी नहीं उतरी। पता नहीं लोग तुझे कल से भी काली क्यों कहते हैं। तभी एक सख्त, कड़क और भयानक आवाज़ आई, तू मरेगा। वो आदमी बोला, तू जो मर्जी कर, पर मैं नहीं बताऊंगा कि राणा कहाँ है। तू उसे ढूंढ नहीं सकती। सूर्या ने जोरदार मुक्का मारा और बोला, जो बॉस पूछ रही हैं उसका जवाब दे। वो आदमी बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तू मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि राणा कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं। अगर मैं मर गया तो तू राणा तक नहीं पहुँच पाएगी। तो तू टॉर्चर कर सकती है पर मार नहीं सकती। फिर वो आदमी जोर से हंसने लगा। तभी डार्क क्वीन बोली, स्विस वैली बेंगलोज, नंबर 9, बंगला सफ़ेद और सुनहरे रंग का। फिर डार्क क्वीन कुर्सी से खड़ी हुई और उस इंसान के पास जाकर बोली, राइट। वो इंसान सहम गया। उसके डर के मारे वो पूरा कांपने लगा। अभी जो हिम्मत उसमें थी वो सिर्फ इस वजह से थी कि उसे भरोसा था कि डार्क क्वीन राणा तक नहीं पहुंच पाएगी और इसलिए उसे मार भी नहीं पाएगी। पर अब उसकी हिम्मत जाती रही और डर ने उसकी जगह ले ली। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी डार्क क्वीन बोली, ये टॉर्चर नहीं, ये तो बस एक्सरसाइज से पहले की वार्म अप थी। डार्क क्वीन ने हाथ बढ़ाया और सूर्या ने एक चाकू उसके हाथ में रख दिया। वो आदमी डर के मारे बोला, डार्क क्वीन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डार्क क्वीन बोली, तुझे माफ़ कर दूं? तू जो अपने फ़ायदे के लिए वो सब करता है जिससे प्यारे बच्चों की जान जाती है। तू डुप्लीकेट बच्चों की दवा की हेराफेरी करता है, उनकी जान ले लेता है, और माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता कि उनके बच्चों की जान कैसे गई। मैं तुझे छोड़ दूं? तेरी वजह से कितने मासूमों की जान गई। अब तेरी जान जाने वाली है तो तुझे पछतावा हो रहा है। सोच उन बच्चों के माँ बाप को कैसा लगा होगा जब उनके बच्चे, जो अभी इस दुनिया को समझने के भी काबिल नहीं थे, उनकी जान उनके सामने जाती देखी। तभी डार्क क्वीन ने उसका अंगूठा काट दिया। वह आदमी चीखने लगा, पर वहां खड़े किसी को भी उस पर दया नहीं आई। फिर धीरे धीरे डार्क क्वीन ने उसकी सारी उंगलियां काट दीं। तभी सूर्या ने उसका एक पैर भी काट दिया। वो आदमी तड़प रहा था, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ता भी क्यों, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। तभी डार्क क्वीन बोली, इसका इलाज करो, ये मुझे जिंदा चाहिए। पीछे से डॉक्टरों की पूरी टीम आ गई और उसका इलाज शुरू कर दिया। फिर डार्क क्वीन कार में बैठ गई। और इतनी रात में कहाँ गई है वो? निखिल के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी आरोही बोली, भाई, मेरा मतलब माया दी कुछ दिनों के लिए अपने काम से बाहर गई हुई हैं, कुछ दिनों बाद लौटेंगी। वो 2 दिन से घर पर नहीं है। निखिल ये सुनते ही अचानक मायूस हो गया। फिर धीरे से बोला, अच्छा, तो वो कब आएगी? जैसे ही निखिल के मुंह से ये निकला वो तुरंत संभल गया। आरोही तो निखिल को किसी भूत की तरह देख रही थी। वो बोली, भाई, आप ठीक तो हैं ना? आप माया दी के बारे में पूछ रहे हैं? निखिल झट से बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि वो तुम्हारे कॉलेज में प्रोफेसर हैं और अरु, तेरी पढ़ाई बिगड़ रही है। मैं तेरी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। आरोही को निखिल का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, पर उसने हाँ में सिर हिला दिया।
निखिल जल्दी से आरोही के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। वो अपने कमरे में आया और तुरंत लैपटॉप खोलकर काम करने लगा, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। वो उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया और खुद से बोला, मैं उस लड़की को क्यों इतना याद करता हूँ? हाँ, याद नहीं, मिस करता हूँ। माया, तू क्यों मेरे दिल में कब्जा कर बैठी है? तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, जिसे हम मिस करते हैं, जिसे हम याद करते रहते हैं, उससे हम प्यार करते हैं। निखिल की आंखें बड़ी हो गईं जैसे ही उसे प्यार की बात याद आई। फिर उसने खुद को देखा और बोला, क्या मुझे प्यार हो गया है? थोड़ी देर तक वो चुप रहा, फिर बोला, ये तू क्या कह रहा है ड्रैगन? तू और प्यार? भूल नहीं, तू ड्रैगन है। कौन सी लड़की तुझसे तेरे ड्रैगन रूप में प्यार करेगी? जैसे ही माया मेरा गुस्सा और मेरी असलियत जानेगी, भाग जाएगी। माँ ने कहा था कि निखिल बनकर सोच, निखिल ओबेरॉय बनकर नहीं। पर माँ को कैसे बताऊं कि मैं निखिल बनकर और निखिल ओबेरॉय बनकर भी शादी के बारे में सोच सकता हूँ, पर ड्रैगन बनकर कैसे सोचूं शादी के बारे में? हाँ, मुझे माया से प्यार हो गया है, पर क्या मैं उसे खुशियाँ दे पाऊंगा? नहीं ड्रैगन, तुझे शादी नहीं करनी। तू उस लड़की को शादी के गिफ्ट में क्या देगा? खून? नहीं, मुझे माया को अपने दिल से निकालना होगा। दूसरी तरफ केविन के बंगले में एक बड़े से रूम के बाथरूम में केविन शावर के नीचे खड़ा माया की यादों में खोया हुआ था। माया का चेहरा, उसकी सादगी, उसका एटीट्यूड, सब कुछ केविन के दिल पर उतर गया था। तभी एक लड़की बाथरूम में आई जिसने एक सेक्सी सा नाइट ड्रेस पहन रखा था। वो लड़की धीरे धीरे केविन के पास आई और उसे पीछे से हग कर लिया। केविन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मानो उसे पहले से पता हो कि ये कौन है। तभी उस लड़की ने उसके सीने पर हाथ फेरने शुरू कर दिए। कभी वो सीने पर हाथ फिराती तो कभी उसके सिक्स पैक्स पर। वो केविन की पीठ पर किस करने लगी और हल्की सी बाइट भी कर दी। तभी अचानक केविन ने एक झटके से उसकी ओर रुख किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर एक टेबल पर बैठा दिया। फिर वो उसके होठों पर किस करने लगा। वो लड़की भी केविन को किस करने लगी। कुछ देर बाद केविन उसके गले पर किस करने लगा और बाइट भी करने लगा। वहां केविन ने रोजी का पहना एक पतली सी कोटी भी निकाल दी। केविन रोजी को उठाकर बेड पर ले आया। रोजी केविन के नीचे थी, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी केविन के दिमाग में माया के चेहरे की छवि घूम गई। वो तुरंत रोजी को किस करते हुए रुक गया। रोजी अभी भी केविन को किस कर रही थी, उसका हाथ केविन की कंधों, पीठ और बालों में चल रहा था। तभी केविन एक झटके से उठकर बेड पर बैठ गया। रोजी चौंक गई। उसने देखा कि केविन की आंखें भावुक और गुमसुम थीं। वह केविन के पास गई और उसकी बाहों में बाहें डालकर बोली, बेबी, क्या हुआ? लेट्स कंटिन्यू। रोजी बोली, क्या हुआ? संतोष नहीं मिल रहा? पर केविन अब भी माया के ख्यालों में खोया हुआ था। रोजी ने अपने शरीर को केविन के शरीर से सटा दिया और उसे दोबारा किस करने आगे बढ़ी, लेकिन केविन ने उसे रोक दिया और खड़ा हो गया। रोजी बोली, क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, रोज की तरह। पर केविन झुंझलाते हुए बोला, जा यहाँ से। रोजी को यकीन नहीं हुआ। केविन ने जोर से दोहराया, जा यहाँ से। रोजी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो तो आगे भी करना चाहती थी, पर वो मन मसोस कर चली गई। तभी केविन ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप बेड पर लेट गया। आज तक उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो नई नई लड़कियों के साथ रातें बिताता था, पर जैसे ही माया का चेहरा उसकी आंखों में आया, वो रुक गया। दूसरी रात निखिल घर लौट चुका था। सब लोग गहरी नींद में थे। निखिल बाग में टहलते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। आज उसने पूरी कोशिश की थी कि उसे माया की याद न आए, लेकिन दिल को कौन समझाए। तभी अचानक उसकी नज़र एक काली परछाई पर पड़ी। वो परछाई खिड़की के पास से भागती हुई सी लगी। निखिल चौंक गया। वो तेजी से घर के अंदर की ओर भागा। जब उसने उस परछाई की झलक देखी तो वो समझ गया, वो माया ही थी। माया अब तक खिड़की से कूदकर अंदर आ चुकी थी। निखिल ने बिना कुछ सोचे बड़े बड़े कदम लेते हुए माया के पास पहुंचा और उसे जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। माया बिल्कुल भी नहीं हिली। वह जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकटक निखिल को देख रही थीं। वो बिल्कुल चुप थी। न उसकी सांसें चल रही थीं, न उसके होंठ हिले। निखिल ने उसे कमर से पकड़कर और भी कसकर सीने से लगा लिया। अब दोनों के जिस्म एक दूसरे से पूरी तरह मिल चुके थे। उनके बीच अब हवा का एक कतरा भी नहीं था। निखिल की गर्म सांसें माया के कानों और गले को छू रही थीं। उसकी ठोड़ी के नीचे निखिल का तपता हुआ शरीर माया को झुलसा रहा था। माया ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीं। तभी निखिल फुसफुसाया, तुम कहाँ चली गई थी माया? माया जैसे होश में आई और एक झटके से निखिल को खुद से दूर कर दिया। वो गुस्से में बोली, तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले?
निखिल ने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, मैंने पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, अकेली घूम रही हो? अगर कुछ हो जाता तो? उसके चेहरे पर एक अजीब सा मेल था, गुस्सा, प्यार और फिक्र का। माया ने निखिल की तरफ उंगली उठाकर कहा, मिस्टर ओबेरॉय, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ से आती हूँ। और हाँ, ये पहली बार है इसलिए जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर आपने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर माया मुड़कर जाने लगी, पर निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से उसे दीवार से लगा दिया। उसने कहा, तुम कहाँ जाती हो और कहाँ से आती हो? अगर इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं तो सुन लो मिसेज माया, तुम इस घर में रहती हो और इस घर में रहने वाली की हर बात का मुझसे लेना देना है। निखिल धीरे धीरे माया के और करीब आया। माया की सांसें रुकने लगीं। निखिल ने उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार से टिका दिए। वो आगे बोला, आज के बाद रात के 8 बजे के बाद तुम घर के बाहर नहीं निकलोगी, और अगर कोई ज़रूरी काम हो तो सीधे मुझे कॉल करोगी, समझी? और हाँ, घर में आने के लिए दरवाज़ा इस्तेमाल किया करो, खिड़की नहीं, कहीं चोर समझकर कोई और तुम्हें कुछ कर बैठता। इतना कहकर निखिल माया से दूर हट गया और जाने लगा। माया वहीं स्तंभ बनकर खड़ी रही। वो सोच रही थी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? निखिल बहुत गुस्से में था, क्योंकि माया ने उससे कहा था कि मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ से आती हूँ इसका आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। निखिल बोला, ऐसे कैसे बोल सकती है? उस लड़की को कोई समझ नहीं है, इतनी रात को ऐसे खुलेआम फिर रही है। अगर कुछ हो जाता तो? माना उसे थोड़ी बहुत फाइटिंग आती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि रात रात भर सड़कों पर फिरती रहे। निखिल ये बातें खुद अपने कमरे में घूमते हुए बोल रहा था। उधर माया के कमरे में माया की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। वो बोली, ऐसे कैसे इसने मुझे हाथ लगाया? कोई लड़का मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता और इसने तो सीधा मुझे हग ही कर लिया। तभी माया ने एक मुक्का दीवार पर मारा, जिससे उसका हाथ लहूलुहान हो गया। माया बोली, और तू माया, वैसे तो शेरनी बनकर घूमती है, तूने कुछ किया क्यों नहीं जब उसने तुझे बहुत में भर रखा था? ये कहते ही माया ने दीवार पर दोबारा मुक्का मारा और उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन माया को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अगली सुबह माया उठ चुकी थी। वो बाथरूम से बाहर आई। उसने एक रुमाल अपने शरीर पर लपेटा था। जल्दी से कपड़े पहने और आईने के सामने खड़ी होकर बोली, मिस्टर ओबेरॉय, कल आपने जो किया अगर कोई और करता तो अब तक मैं उसे नर्क जैसी सज़ा दे देती, पर मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या करूं? आपके अपने का बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर, इसलिए मैं आपको चोट तो नहीं दे सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगी। आज तो मैं आपको मिर्ची का स्वाद चखाकर ही मानूंगी। ये कहते हुए माया कमरे से बाहर आ गई। उधर निखिल के कमरे में निखिल अभी अभी नहाकर बाहर निकला था। उसके शरीर और 6 पैक्स पर पानी की बूंदें थीं। वो अपने हाथ को देख रहा था। निखिल ने उन्हीं हाथों से माया की कमर थामी थी। उसे वो एहसास फिर से महसूस हुआ। निखिल बाथरूम में ही बोला, मैंने उसे दोबारा छू लिया है। उसकी आंखें खुल गईं। निखिल बोला, ये तू क्या कह रहा है? तुझे माया की कमर छूनी है? तुझे कल क्या हुआ था? माया के इतने करीब जाना उसे याद आ गया, और माया में से आती वो सॉफ्ट, प्यारी, मनमोहक खुशबू भी। तभी प्रिया जी की आवाज़ आई, निखिल चल ब्रेकफास्ट करने। निखिल ख्यालों से बाहर आया और बोला, हाँ माँ, आया। प्रिया जी ये कहकर नीचे चली गईं और निखिल कपड़े पहनने लगा। निखिल सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने देखा कि सब लोग डाइनिंग टेबल पे थे। माया सोफे पर बैठी मोबाइल में कुछ कर रही थी। प्रिया जी बोली, चल बेटा, तू भी आ जा। माया ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही खड़ी हुई सामने से निखिल को आते देखा। माया ने निखिल को तीखी नज़रों से घूरना शुरू कर दिया। निखिल ने भी उसकी तीखी नज़र देखी। वो नज़रें तीखी तो थीं, लेकिन उनमें बदले की भावना भी थी। निखिल और माया डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ गए। माया खाना खा रही थी, पर थोड़ी थोड़ी देर में निखिल की तरफ देख रही थी। ये बात सुहानी और निखिल ने अच्छी तरह नोटिस की। सुहानी को अजीब लगा कि माया खाने के समय किसी और चीज़ में ध्यान दे रही है, पर उसने कुछ नहीं कहा। निखिल को भी अजीब लगा, पर उसने नज़रअंदाज कर दिया। आज ब्रेकफास्ट में पुआ था। सब लोग चुपचाप खा रहे थे। सिर्फ विवान और आरोही की आवाज़ें आ रही थीं। वो मस्ती कर रहे थे। तभी निखिल ने एक चम्मच लिया और पुआ को मुंह में रखा। मुंह में रखते ही वो समझ गया कि माया उसकी तरफ क्यों ऐसे देख रही थी। निखिल के मुंह में जलन होने लगी, क्योंकि माया ने उसके पुए में मिर्ची भर भर के डाल दी थी। मानो इसके बाद मिर्ची दुनिया से गायब हो जाएगी। एक ही बाइट में निखिल का मुंह लाल हो गया। उसे लगा जैसे जलते अंगारे उसके मुंह में हों, पर वो ठहरा। निखिल ओबेरॉय ड्रैगन ऐसे कैसे हार मान लेता? उसने पानी को हाथ भी नहीं लगाया और माया के सामने एक स्माइल देकर पुआ की दूसरी चम्मच मुंह में डाल दी। माया अपना खाना छोड़
बस निखिल को ही देख रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि निखिल पानी नहीं मांगेगा, क्योंकि मर्दानगी भी कोई चीज़ होती है और वही ड्रैगन के लिए बहुत बड़ी बात है। सुहानी की नज़र माया पर गई। उसने देखा माया खाना न खाकर सामने बैठे निखिल को एकटक देख रही है। सुहानी का ध्यान निखिल पर गया। उसका पूरा मुंह लाल हो चुका था और वो माया की आंखों में आंखें डालकर पुआ एक एक चम्मच खा रहा था। तभी सुहानी खड़ी होकर निखिल की मदद करने लगी, पर माया ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे बैठा दिया। सुहानी माया की तरफ देखने लगी, लेकिन माया का पूरा ध्यान निखिल पर था। माया को ऐसा देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। माया मन में बोली, ड्रैगन, अगर ये बात डार्क वर्ल्ड में पता चल जाए कि माया ने ड्रैगन के खाने में मिर्ची मिलाकर उसका मुंह लाल कर दिया तो शायद मेरी बदनामी हो जाए। डार्क क्वीन वो नाम जो हिलाकर रखते, उसकी सज़ा के चर्चे से लोग कांप जाएं। पर वो डार्क क्वीन तुझे यानी ड्रैगन को इतनी मामूली सज़ा दे रही है, वो भी किसके लिए? द डार्क क्वीन को छूने के बदले में। ड्रैगन, तू बहुत किस्मत वाला है कि तू आदित्य जी का बेटा है। अगर तू उनका बेटा ना होता तो अब तक मेरे बनाए हुए नर्क में सज़ा पा रहा होता। जितनी आग अभी तेरे मुंह के अंदर लगी है, ऐसी आग मैं तेरे शरीर के हर हिस्से पर लगाती। पर क्या करूं, तेरे डैड ने मेरे लिए जो किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। ये सारी बातें माया अपने मन में बोल रही थी। सुहानी माया को देखकर समझ गई कि निखिल की ये हालत करने वाला और कोई नहीं, माया ही थी। तभी विवान की नज़र निखिल पर गई। वो चौंकते हुए बोला, भाई आपको क्या हुआ? सबका ध्यान विवान पर गया, फिर निखिल पर। निखिल का इतना लाल हो चुका चेहरा देखकर प्रिया जी भागकर उसके पास आईं और बोलीं, बच्चा क्या हुआ? दादी जी भी चिंता में आकर बोलीं, निखिल क्या हुआ तुझे? विवान बोला, भाई आपका मुंह ऐसा लाल हुआ है जैसे कोई लड़की आपको किस करके गई हो। दादाजी ने विवान को घूर कर देखा और कबीर ने विवान के माथे पर चपत मार दी। अनुराधा जी निखिल के पास आईं और पीठ सहलाने लगीं। तभी निखिल खड़ा हो गया और बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर एक नज़र माया पर डालकर वो बाहर निकल गया। वो गाड़ी की तरफ जा ही रहा था, तभी पीछे से माया की आवाज़ आई, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। निखिल को घर के बाहर जाता देख माया भी बाहर आ गई। निखिल ने माया की तरफ मुंह किया। माया बोली, अगली बार मुझे हाथ लगाने की भूल मत करना। निखिल बोला, मैंने तुझसे जो कहा था वो याद है ना, 8 बजे से पहले घर होनी चाहिए तू। माया गुस्से में बोली, तू इतना हक क्यों जताता है मुझ पे? मुझ पर तेरा कोई हक नहीं। निखिल चेहरे पर स्माइल लाकर बोला, मेरे घर के हर एक लोगों पर मेरा हक है, समझी? ये कहकर निखिल गाड़ी में बैठ गया। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं गैंगस्टर्स का जनूनी इश्क स्टोरी का आगे का एपिसोड लाऊं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक बटन पर क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। आपका सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। आगे स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है और भर भर के सस्पेंस भी हैं।